तो आज हम लोग 12वीं कक्षा का 5वां जो पाठ है औपनिवेशिक राज्य भारत का शासन, इसके बारे में जानने की चेष्टा करेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके एग्जाम में, खासकर आप लोगों के एग्जाम में, ये ग्रुप बी में इसका क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 2 प्रश्न आएंगे, उसमें से एक करना है और एक प्रश्न 8 नंबर का होगा। सिर्फ ये लॉन्ग क्वेश्चन की बात है और जितने सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनकी तो कतई मत पूछिए, मतलब वो अधिक संख्या में आपको देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे औपनिवेशिक राज्य भारत का शासन, अर्थात अंग्रेजी साम्राज्य का, अंग्रेजी या अंग्रेजों द्वारा स्थापित औपनिवेशिक शासन व्यवस्था का भारत की इतिहास दशा में क्या स्वरूप रहा, इसको जानने की चेष्टा करेंगे। एक एक चीज़ को ध्यान से सुनिएगा और समझने की चेष्टा कीजिएगा। कहानी की शुरुआत हम करते हैं 1757 से। ये 1757 जिसके बारे में आपको संपूर्ण अध्ययन होगा, ये 1757 की ईस्वी जो इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं से प्रेरित है, जिस समय पूरे भारत में प्लासी का युद्ध घटित हुआ। यह प्लासी का युद्ध अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ। अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच यह युद्ध हुआ था और इस युद्ध में अंग्रेजी साम्राज्य का विजय हुआ और यहीं से भारत में औपनिवेशिक सत्ता का नींव पड़ना शुरू होता है। यह चैप्टर का उद्देश्य यह है कि औपनिवेशिक राज्य में भारत की शासन व्यवस्था कैसी थी और कहां से घटना शुरू होती है, उनका पूरा विस्तार और एक एक चीज को जानने की संपूर्ण अध्ययन के साथ उसको समझने की चेष्टा करेंगे। कहानी की शुरुआत होती है 1757 में बंगाल के प्लासी का क्षेत्र, जहां पर सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच प्रथम प्लासी का वार होता है और इस युद्ध के बाद जिसमें अंग्रेजों की विजय होती है और सिराजुद्दौला की हार। अंग्रेजी सत्ता सबसे पहले अपना प्रभुत्व यहीं से स्थापित करना शुरू करते हैं। वह अंग्रेजी सत्ता किस रूप में थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में अपने शासन व्यवस्था की स्थिति को निर्धारित करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उसी समय कुछ वर्षों के बाद 1764 ईस्वी में बिहार के बक्सर में बक्सर का युद्ध होता है और इस बक्सर के युद्ध के बाद पूरी राजनीति, पूरी अर्थव्यवस्था और पूरी शासन का बागडोर अंग्रेजों के हाथों में चली आती है। दूसरा पड़ाव तो जो था वह 1764। अब ये 1764 के बाद 1765 की घटना, ये 1765 की घटना वह घटना है जिसे इलाहाबाद की संधि के नाम से हम लोग जानते हैं। और इस संधि में अंग्रेज जो समय के लॉर्ड क्लाइव थे और शाह आलम द्वितीय के साथ उन्होंने इलाहाबाद की संधि की थी। तो इलाहाबाद की संधि किसके साथ हुई? तो इलाहाबाद की जो संधि हुई वह मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ और लॉर्ड क्लाइव थे। लॉर्ड क्लाइव और शाह आलम द्वितीय जी के साथ क्या हुआ था? इलाहाबाद की संधि हुई और इस संधि के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा किसके साथ हुआ था? और इस संधि के बाद क्या लाभ हुआ अंग्रेजों को? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यहाँ की दीवानी इन्हें मिल गई। इस दीवानी के तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा सबसे पहले यदि किसी के अधिपत्य में आया था तो अंग्रेजों के अधिपत्य में आया। किसके तहत? इलाहाबाद की संधि।
इलाहाबाद की संधि तब हुई जब बक्सर की युद्ध में पूर्ण रूप से हार चुके थे। कौन 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 थे उस समय? सिजाउद्दौला, उसके बाद शाह आलम द्वितीय, और एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मीर कासिम। क्या नाम था उनका? मीर कासिम। ये तीनों शक्तिशाली नवाब जब अंग्रेजों से हार जाते हैं, बंगाल हार गया, अवध हार गया, अब ऐसे बड़े बड़े प्रांतों के राजा हार गए अंग्रेजों से, तो उन्हें अंत में संधि करनी पड़ी, इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी। और इस संधि के तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये तीनों जगह की दीवानी का अधिकार अंग्रेजी सरकार को मिल गया था। अब इसके तहत वो बंगाल और बिहार, उड़ीसा में भू राजस्व अर्थात कर सिस्टम को मजबूत करना शुरू किए। भारतीयों से तरह तरह के टैक्स वसूले, भारतीय किसानों से तरह तरह के टैक्स वसूले। यह टैक्स सिर्फ किसानों तक सीमित नहीं था, बल्कि आदिवासियों तक अर्थात जंगल में निवास करने वाले जनवासियों तक भी सीमित था। अब कहानी बढ़ती है। ये इनका पहला आधिपत्य था बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ये तीन प्रांतों पर उन्होंने सबसे पहले अपना दबदबा स्थापित किया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी क्या होती है। अब आप लोग देखे होंगे कि मैसूर का युद्ध होता है, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार मैसूर वार हुए। हैदर अली से लेकर उसके पुत्र टीपू सुल्तान तक लड़ा गया, और किसके बीच? अंग्रेजों के बीच लड़ा गया। लेकिन चौथे मैसूर युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई, अंग्रेजी सत्ता का विजय हुआ, और अंग्रेजी सत्ता के विजय होने के बाद मैसूर पर भी कब्जा किसका हो गया? तो अंग्रेजों का। अंतिम मैसूर युद्ध लड़ा गया 1799 ईस्वी में, और 1799 ईस्वी के बाद मैसूर पर किसका अधिकार हो गया? अब अंग्रेज बंगाल, बिहार, उड़ीसा और मैसूर तक पहुंच चुके थे। अब इनकी शासन प्रणाली यहीं तक सीमित नहीं थी, ये यहीं तक खुश नहीं थे, इन्हें तो पूरे भारत चाहिए था। ये भारत ही क्या, अनेक यूरोपियन कंट्री, अनेक यूरोपियन वासी, उपनिवेशकर्ता, साम्राज्यवादी देश पूरे विश्व में अपना साम्राज्य विस्तारित करना चाहते थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी अपना दबदबा पूरे भारत पर फैलाना चाहते थे। उसने शुरुआत उत्तर और पूर्व क्षेत्रों से किया। अब इसकी दौड़ चली गई पश्चिम में। पश्चिम क्षेत्र जहां के शासक जो थे मराठा थे, और अंग्रेजों के साथ मराठा वार भी हुआ। एक नहीं, दो नहीं, तीन मराठा युद्ध हुआ, और अंतिम मराठा युद्ध के बाद अंग्रेजों का जीत हुई, अंग्रेज विजय हुए। और अंतिम मराठा युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मराठा पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, जो आज महाराष्ट्र के रूप में जाना जाता है। तो मैसूर के बाद कहां पहुंच गए? मराठा में। मराठा को भी जीत लिया, मराठा पर भी अधिकार कर लिया। एक एक चीज को समझते हुए चलेंगे और जानते हुए। ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी कहानी की मैंने सिर्फ शुरुआत की है, ये पड़ाव कहाँ तक चलता है आप सिर्फ साथ बने रहिए और देखते रहिए और समझते रहिए, ये सबसे बड़ी चीज़ है।
जानना और समझना सबसे बड़ा चीज है कि कैसे उन्होंने हमारे औपनिवेशिक राज्य, कैसे भारत पर अपना शासन व्यवस्था को निर्धारित करता है, कैसे जीतते हुए चलता है और क्या क्या रणनीतियां लाता है, इन सब चीज को समझने की चेष्टा करेंगे। और यह सिर्फ आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आप आगे भी जाओगे, आगे भी यदि पढ़ाई करोगे तो वहां भी आपसे इससे संबंधित अनेक प्रश्न आपको पूछे जाएंगे और आप इसका आसानी से जवाब दे पाओगे। कहानी की शुरुआत होती है 1757 प्लासी वार, जिसमें सिराज और अंग्रेजों के बीच लड़ाई होती है, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई। दूसरा चलता है 1764 ईस्वी में, जो बक्सर का वार हुआ, बक्सर में भी अंग्रेज विजय हुए और उसके बाद उन्हें इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव और किसके बीच हुआ था? मुगल शाह आलम द्वितीय के साथ। और इसके बाद उसे क्या मिल गया? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी उन्हें मिल गया। उसके बाद उन्होंने वहीं तक सीमित नहीं रखा, अपनी जर्नी आगे तक बढ़ाती चली, आगे तक राज्यों को जीतते चले और उन्होंने अंतिम मैसूर युद्ध के बाद मैसूर पर भी अपना आधिपत्य स्थापित किया। उसके बाद उन्होंने मराठों पर, अर्थात मराठा पर अपना आधिपत्य, जो आज वर्तमान में महाराष्ट्र है, वहां पर भी उन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित किया। अब कहानी आगे बढ़ती है। अब वो लोग पहुंच जाते हैं दक्षिण में। जर्नी शुरू हुआ था उत्तर से, उत्तरी अंचलों को, उत्तर अंचल के कुछ क्षेत्रों को जीतते हुए, जिसमें जयपुर, जिसमें जो आज वर्तमान में राजस्थान का कुछ अंचल है उसको जीतते हुए, उत्तर प्रदेश बिहार का कुछ अंचल को जीतते हुए, उसके बाद आगे बढ़ते बंगाल अर्थात पूरी पूर्वी हिस्सा को वो क्या करते हैं, बटोरते हुए वहाँ पर अपना शासन व्यवस्था को स्थापित करते हुए दक्षिण की तरफ चल जाते हैं और महाराष्ट्र में भी अपना आधिपत्य स्थापित करते हैं। मराठा वार होता है, मराठाओं को हराते हैं, अंतिम मराठाओं को पर विजय प्राप्त करते हैं और उसके बाद मराठा पर भी अपना आधिपत्य स्थापित करते हैं। उसके बाद उनकी जर्नी शुरू होती है दक्षिण क्षेत्र। दक्षिण क्षेत्र में उन्हें संधि करनी पड़ती है। यह जो संधि हुई, यह संधि लॉर्ड वेलेस्ली ने, यह जो संधि हुई दक्षिण में 1798 ईस्वी में करने वाले जो व्यक्ति थे लॉर्ड वेलेस्ली थे और इन्होंने एक सहायक संधि किया। और इस संधि के बाद दक्षिण के कुछ प्रांत जैसे हैदराबाद, कर्नाटक, तंजौर, ऐसे कुछ प्रांतों पर आधिपत्य स्थापित करते आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ भाई? उसके बाद ये पहुंच गए दक्षिण में। दक्षिण में हैदराबाद के नवाब थे और हैदराबाद के नवाब के साथ 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली एक सहायक संधि करते हैं और इस संधि के बाद वह हैदराबाद के कुछ क्षेत्र अर्थात कर्नाटक, तंजौर जैसे कुछ क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य स्थापित करते हैं। अब अंग्रेजों ने उत्तरी क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित किया, पूर्वी क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित किया, पश्चिमी क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित किया और अंत में कहाँ पहुंच जाते हैं तो दक्षिणी क्षेत्र पर भी अपना आधिपत्य स्थापित करते हैं। इनकी सफर पूरे भारत पर विजय स्थापित कर पूरे भारत पर शासन व्यवस्था करना था। पूरे भारत जो उनका उपनिवेश बना था उन्हें साम्राज्यवाद में अर्थात साम्राज्य में मिलाने की रणनीति रची जा रही थी। लेकिन कहते हैं उनका अत्याचार इतना अधिक था, इतना ज़्यादा विकसित था, इतना शोषणहित था कि जनता और जनार्दन जो समाज, भारतीय समाज जो थी अर्थात भारतीय जो लोग थे वो सह नहीं पाए और हर जगह उन्हें विद्रोह का सामना करना पड़ा अंग्रेजों को भारतीय जनताओं से। और
इस विद्रोह से अंग्रेज पूर्ण रूप से परिचित थे, लेकिन अपनी साम्राज्य नीति को, अपनी राज परिणत नीति को बढ़ाने की चेष्टा में लगे हुए थे। अब आते हैं शासन का बागडोर। शासन का बागडोर लॉर्ड डलहौसी के हाथ में पहुंचती है। लॉर्ड डलहौसी ने आते ही सबसे पहले 1848 ईस्वी में राज्य हड़प की नीति लागू करता है और राज हड़प की नीति लगाकर जो बचे खुचे प्रांत थे उन सभी प्रांतों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है, जिसमें जैतपुर, सतारा, झांसी, ऐसे करके तमाम छोटे छोटे राजवाड़ा जो क्षेत्र था जहां पर राजाओं की सत्ता थी, उन सारे क्षेत्रों पर राज हड़प नीति लगाकर उनको अपने वश में कर लिया। अब यहां से उनकी शुरुआत होती है अत्याचार और शोषण की। जैसे जैसे वो विस्तार करते जा रहे थे, भारत की संपत्ति को लूटते ही जा रहे थे। ऐसी चीजें नहीं थी कि साम्राज्य विस्तार करें तो भारतीय संपत्ति पर उनकी आंखें नहीं थी, बल्कि वो भारतीय संपत्ति को लूटते जा रहे थे, हमारे देश के धन को बटोरते जा रहे थे। और कर की जो व्यवस्था थी, टैक्स था, वो दिन प्रतिदिन दुगनी तिगनी चतुर बढ़ती जा रही थी। ऐसी स्थिति में आम जनता, ऐसी स्थिति में भारतीय किसान मजदूर ये बड़ा परेशान हुए और अंत में उन्हें एक बड़ा विद्रोह करना पड़ा। भारतीय इतिहास में पहला स्वतंत्रता संग्राम लड़ना पड़ा और वह स्वतंत्रता संग्राम आपको मालूम है 1857 की क्रांति के नाम से जानी जाती है। भारतीय इतिहास में इसे 1857 की क्रांति के नाम से जानी जाती है और इस क्रांति ने, इस विद्रोह ने, इस पहले स्वतंत्रता संग्राम ने लोगों के अंदर, भारतीयों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना पूर्ण रूप से ना जगा पाई, लेकिन अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब अवश्य दी। भले इस क्रांति में अंग्रेजी सत्ता का विजय हुआ, भारतीय 1857 की क्रांति असफल हुई, लेकिन कहीं ना कहीं अंग्रेजों के अंदर यह डर पैदा कर दिया गया। अब जैसे अंग्रेज डर गए कि भाई अब तो इतना बड़ा विद्रोह देखना पड़ा हमें और ज्यादा अत्याचार करेंगे तो ये भारतीय छोड़ेंगे नहीं हमें, क्योंकि अब हमारे अंदर राष्ट्रीयता की भावना जाग रही थी, नई चेतना विकसित हो रहे थे। अब ऐसी स्थिति में भारत में और शासन करने के लिए अंग्रेजी सत्ता को एक नई रणनीति बनानी पड़ेगी। अब ये सब चीज को सोचते हुए 1857 की क्रांति के बाद 1858 में एक अधिनियम लाया गया। क्या लाया गया? अधिनियम 1858 में भारत शासन अधिनियम लाया गया। ईस्वी में भारत शासन अधिनियम लाया गया और इस अधिनियम के तहत सबसे पहला काम हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी से भारतीयों के अंदर डर पैदा था, पहले महारानी विक्टोरिया ने, अर्थात ब्रिटेन की जो रानी महारानी विक्टोरिया जो थी, उन्होंने सबसे पहले क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत किया। इस अधिनियम के तहत जो लोगों के अंदर एक खौफ आ चुका था, एक बड़ा चोर था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो चोर के नाम में फेमस था, जो मुखौटा पहने हुए
भारतीय संस्कृति को नष्ट कर रहा था, भारतीय अर्थव्यवस्था को नष्ट कर रहा था, भारत पर धीरे धीरे कैंसर के रूप में फैलता जा रहा था, उसका नाम चेंज कर दी और क्या रख दी, अब बोली कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन नहीं चलेगा, अब चलेगी तो महारानी विक्टोरिया अर्थात ब्रिटेन का शासन चलेगा। 1858 के अधिनियम के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हुआ अंत, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी हुई अंत, लेकिन शासन का बागडोर करने वाली कौन थी? महारानी विक्टोरिया। और ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया पहला काम यह करती है कि जिस ईस्ट इंडिया कंपनी से लोगों में डर था, पहले उसी का नाम चेंज करती है, उसी को बदल देती है और उसे कहती कि अब पूरे भारत में किसका शासन होगा? ब्रिटेन का। पहली चीज, पहला परिवर्तन हुआ। लेकिन चोर तो दोनों थे, वही चोर था, बस नाम बदल के चोरी कर रहा था, अब और नाम बदल लिया। दूसरा, यह अधिनियम के तहत दूसरा काम यह हुआ कि जो गवर्नर जनरल का पद था उसको नाम परिवर्तित करके वायसराय रख दिया गया कि अब गवर्नर जनरल नहीं कहेंगे, अब क्या कहेंगे? तो वायसराय कहेंगे। जो पूरे भारत में 1857 से पहले गवर्नर जनरल का प्रभुत्व था, वही शासन की देखरेख करता था, उसको परिवर्तित कर दिया गया और वायसराय नाम रख दिया गया। पहला चीज यह हुआ। दूसरा यह हुआ कि भारत की सत्ता भारतीय मंत्री के रूप में एक पद नियुक्त की गई कि भारत का एक मंत्री होगा, लेकिन वह मंत्री कौन था? विदेश का। लेकिन एक पद भारतीयों को संभालने के लिए एक मंत्री की नियुक्ति की गई, भारतीय मंत्री पद रखा गया कि दो व्यक्ति भारत में शासन व्यवस्था को संभाल कर रखेंगे, एक वायसराय और एक भारतीय मंत्री पद, अर्थात भारत के मंत्री। ये करके दो पद रखे गए, एक वायसराय और दूसरा मंत्री। समझ में आया यहां तक कि अब महारानी विक्टोरिया जान चुकी थी कि यदि अब कुछ ज्यादा लूट पटांग करते हैं तो मुझे 1857 की क्रांति जैसे बड़े बड़े बम के गोले और देखने को मिलेंगे। रही बात उस समय कि फूट डालो और शासन करो की नीति ने कहीं ना कहीं हमें तो बचा लिया, लेकिन अब भारतीय समझदार हो रहे हैं, अब ज्यादा चढ़ाई करने की चेष्टा करेंगे तो मुझे ऐसे ही 1857 के संबंधित और अनेक विद्रोह देखने को मिलेंगे। और ऐसी बात नहीं थी कि इसमें अंग्रेजों की क्षति नहीं हुई थी, बल्कि अंग्रेजों का बहुत क्षति हुआ था। भले विजय प्राप्त किए, दांत खट्टे कर दिए थे भारतीयों ने, बस थोड़ा सा राष्ट्रीयता में कमी रह गई, थोड़ा सा तालमेल में कमी रह गया, नहीं तो हमारा देश उसी समय आज़ाद हो जाता, 1857 के समय। अब महारानी विक्टोरिया को भारतीयों को पोल्हाना था, अब रेवड़ियाँ बांटना था। अब रेवड़ियाँ बांटने के लिए वो क्या लाती हैं? पहला अधिनियम लाती हैं, भारत शासन अधिनियम। ये जो आप अधिनियम पढ़ रहे हैं ना, ये अधिनियम हम लोग शुरू करेंगे 1858 से और अंतिम 58 से शुरू होगा और 1935 तक चलेगा। और जितने अधिनियम आएंगे ये सारी अधिनियम रेवड़ियां रहेगी। रेवड़ियां मतलब समझते हो? जनता को खुश करने के लिए बिरयानी और दारू का बोतल दे देना, यही रेवड़ियां होता है कि खुश थोड़ा सा उलझा जाए। वो भारतीयों को उलझाना चाहती थी, फंसाना चाहती थी कि उलझे रहे और मैं अपनी सत्ता को और विकसित करता रहूं और आगे बढ़ाता रहूं। ये उनकी नीति ये थी। वो जब से भारत में आए, भारत की हर एक चीज को बढ़िया से समझा, तब उन्होंने 100 साल राज्य किया। और 100 साल राज्य करने के लिए वो भारत की स्थिति को बचा कर रखना चाहते थे। तब तो हमारे देश में 200 साल तक राज्य किए। पहले 100 साल उन्होंने पहले 100 साल राज्य करने के लिए भारत की सब स्थिति को अच्छा समझा। अब 100 साल राज्य करने के लिए छल कपट करना शुरू किए, फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई। क्यों? क्योंकि हमारा जो देश था वो अनेक धर्म वाले लोग हमारे देश में बसते थे, अनेक भाषा, अनेक जाति,
अंग्रेजों ने हमारे धर्म को तोड़ा, जाति को तोड़ा, भाषा में लड़ाया और ऐसे करके फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाया। ये उनकी मकसद थी, ये शुरू से उनकी मकसद थी। और आज भी बहुत सारे क्षेत्रों में राजनीति धर्म, जाति और भाषा के आधार पर ही लड़ी जाती है। अंग्रेज चले गए, लेकिन उनकी ये फूट डालो वाली नीति आज भी कई सत्ताधारी नेता अपनाते हैं और अपनी सत्ता को बचा कर रखने की चेष्टा करते हैं। ठीक है, ये जो हम लोग इस चैप्टर में जो अधिनियम पढ़ेंगे, ये अधिनियम 1858 से शुरू होगा और चलेगा 1935 तक। 1935 तक ये जो अधिनियम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे शासन व्यवस्था में परिवर्तन होता गया और लोगों के अंदर तरह तरह के रेवड़ियां बांटी गई, भारतीयों को फुसला कर रखा गया कि मैं अपनी शासन की सत्ता अधिक और क्या करूं, बढ़ा सकूं, भारतीयों पर राज्य कर सकूं, कई सालों तक इसे मूर्ख बनाकर रख सकूं, इसलिए वो क्या ला दी, अधिनियम ला। पहला अधिनियम शुरू होता है 1858 में, जिसे भारत शासन अधिनियम कहते हैं। इसकी पहली मुख्य बिंदु क्या थी, इस अधिनियम के बाद एक चोट्टा चेहरा को हटाया गया जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भारत पर कब से राज कर रहा है। आपको मालूम है ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ? हमारे प्यारे बच्चों, कब हुआ था? 1600 से। समाप्ति हो रहा है 1800। है ना? वेरी गुड। तो इतना दिन तक ईस्ट इंडिया कंपनी का वजूद रहा, बस मुखौटा चेंज होता है और 1857-58 के बाद महारानी विक्टोरिया का शासन काल शुरू हो जाती है। दूसरा उन्होंने काम क्या किया? दूसरा उन्होंने काम किया कि जो गवर्नर जनरल के नाम से जाने जाते थे, वो अब किस नाम से जाने गए? वायसराय। अब उन्हें वायसराय कहा जाता। ठीक है, यहां तक क्लियर? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो, फिर हम लोग अब अधिनियम के अंतर्गत आएंगे। अधिनियम को अच्छा से जानेंगे और समझेंगे भी, और यह आपके लिए बहुत जरूरी है। कि भारत शासन अधिनियम सबसे पहला आया, दूसरा आता है 1861 में। कब आता है? 1861। बोले ना कि ठीक 3 साल बाद 1861 में उन्हें और एक अधिनियम लॉन्च करना पड़ता है। किस लिए भाई? भारतीयों को बचाना है ना। अब तो भारतीय जो थे वो दिन प्रतिदिन शिक्षित होते जा रहे थे, उनके अंदर नई चेतना आती जा रही थी, नव जागरण का विकास होता जा रहा था। आपको तो मालूम है नव जागरण काल 19वीं शताब्दी है। अब ऐसे समय में भारतीयों को कितना मूर्ख बनाओगे, कितनी आप रोटियां सेकोगे और भारत में फूट डालो और शासन करो की नीति कितना विस्तारित रूप से बढ़ाओगे। अब इसको मद्देनजर रखते हुए ध्यान देना बाबू, 1861 में एक अधिनियम लाया गया। यह अधिनियम 1858 के 3 साल बाद लाई गई। इस अधिनियम में 1858 में कुछ दोष थे, कुछ कमियां थी। उस कमियों को ठीक करने के लिए सरकार क्या करती है? 1861 में एक अधिनियम लाती है और इस अधिनियम के तहत भारतीय सत्ता में, भारतीय शासन व्यवस्था में परिषद अर्थात काउंसिल जैसी सिस्टम और मंत्री और वायसराय, ये सारी सिस्टम को क्या किया गया? लाया जाने लगा। कि अब भारत में भी जैसे ब्रिटेन में क्या थी उस समय प्रधानमंत्री, भले रानी का शासन था लेकिन उस समय क्या थे? प्रधानमंत्री का शासन था। जब ये घटना थी 1857 के बाद महारानी विक्टोरिया जब बनती है, उस समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री थे उनका क्या नाम था? तो लॉर्ड पाल्मस्टन नाम था। ठीक है, तो 1861 में वो अब भारत में भी परिषद अर्थात काउंसिल सिस्टम को लाना चाह रहे थे। अब लोगों की इतनी सारी समस्या थी, अब इन सारी समस्या को सरकार तक पहुंचाना था, महारानी विक्टोरिया तक पहुंचाना था।
जो भारत में वायसराय और मंत्रियों की पद को नियुक्त किए वहां तक पहुंचाना था बात को। अब भाई आपको कुछ बात को रखना हो तो डायरेक्ट आप जाकर एक के तुरी भारत के प्रधानमंत्री को तो फोन नहीं लगाओगे, हर एक सिस्टम होता है। तो उन्होंने भी कहा कि देखिए भाई, आपकी हर घर की एक एक जन की समस्या तो हम जाकर सुनेंगे तो नहीं, इसके लिए आप एक काम करो, आप एक दल बनाओ। और 1861 ईस्वी में एक एक्ट पारित हुआ और इस एक्ट के तहत 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया। पहला दल बना और वो क्या बना बाबू? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनने के पीछे की बात कि अब जनता जनार्दन की बातों को सरकार तक पहुंचाना है ना, तो भाई इसके लिए तो कुछ तो ऐसी व्यवस्था करनी तो पड़ेगी। आप एक काम कीजिए कि आप अपना एक दल बनाइए और उस दल के मद्देनजर आप अपनी बातें सरकार तक पहुंचाइए, सरकार को बताइए। और इसलिए 1861 में भारतीय काउंसिल एक्ट पारित किया गया और इस एक्ट के तहत या इस एक्ट के बाद 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया, ताकि भारतीय अपनी समस्याओं को, अपनी परेशानियों को सरकार तक या सरकार के पास पहुंचाया जा सके। उस दल के माध्यम से, उस बहुत बड़े पार्टी के माध्यम से सरकार तक सारी चीजों को पहुंचाया जा सके। इसके लिए किसकी गठन की गई बाबू? निर्देशक A.O. ह्यूम। ठीक है, A.O. ह्यूम। क्लियर? कोई दिक्कत? ह्यूम। चलिए शांत हो जाइए, अब समझो। अब यहां पर 1861 के अधिनियम के बाद 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ। अब भारतीयों की अभिलाषाएं और बढ़ती जा रही थी, उनकी मांगे और बढ़ती जा रही थी। गवर्नमेंट तक, सरकार तक मांगों को पहुंचाने की व्यवस्थाएं की जा रही थी। सरकार इससे परेशान होकर एक और अधिनियम लॉन्च करती है। वह अधिनियम आता है 1892 ईस्वी में। नेक्स्ट अधिनियम फिर आया 1800। अब इस अधिनियम के आने के पीछे की क्या बात थी, ध्यान देना आप, समझो। इस अधिनियम के आने के पीछे क्या बात थी? जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि 1858 में कुछ कमियां थी तो 1861 लाया गया। अब 1861 में बहुत सारी कमियां थी। अब ऐसी स्थिति में भारतीयों को खुश करना था। अब भारतीयों को खुश करने के लिए 1892 ईस्वी में और एक अधिनियम लाया गया और इस अधिनियम के बाद भारत की राजनीति और दशा परिवर्तित देखने को मिलती है, अर्थात इसमें व्यापक परिवर्तन देखने को मिलता है। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसका गठन के पीछे की बातें क्या थी, कब से कैसे हुआ? इसका गठन हुआ भारतीय काउंसिल एक्ट 1861 के तहत। यह कहा गया कि भाई आपकी मांगों को डायरेक्ट गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए, सरकार तक रखने के लिए आपको भी एक दल की आवश्यकता पड़ेगी, एक पार्टी की आवश्यकता पड़ेगी। आप भी जाइए, एक व्यापक बड़े पार्टी बनाइए, एक बड़ा दल बनाइए जो आपकी हित को, आपकी भलाई को सरकार तक ला सके। अब ये सारी चीजें देखते हुए भारतीय नेताओं ने, भारत के वरिष्ठ व्यक्तियों ने, बुद्धिमत व्यक्तियों के मत से भारत में एक दल का गठन किया गया, एक पार्टी का निर्माण किया गया, जिसे 1885 ईस्वी में उसका गठन हुआ, जिसे हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से जानते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? अब ये सारी घटना होने के बाद यह अधिनियम भारतीयों को संतुष्ट नहीं कर रही थी,
क्यों नहीं कर रही थी? इसके पीछे हम लोग जानेंगे 1861 में कुछ बातें। कि 1861 के अधिनियम में क्या क्या बातें थी और क्या क्या चीज़ों पर भारतीय संतुष्ट नहीं थे। जैसे हमने आपको बताया कि 1858 के बाद भारत में परिषद अर्थात काउंसिल की सिस्टम की गई, जो हमेशा चेंज होती जा रही थी। अब क्या निर्माण किया गया कि इसमें पहली बात यह रखी गई कि अब जो चार परिषद है उसके जगह पर उनकी संख्या बढ़ा दी गई, 5 कर दिया गया। और कहा गया कि जो अंतिम परिषद होगा या जो अंतिम सदस्य होंगे उसको कानून की जानकारी होना चाहिए। यह बातें रखी गई। लेकिन भारतीय इससे संतुष्ट नहीं थे। और भारतीय जब इससे संतुष्ट ही नहीं थे, क्योंकि इन सारी चीजों में भारतीयों की हित ही नहीं छुपा था। भारतीय यहां पर स्वशासन चाह रहे थे कि भाई हमें अपना खुद शासन, हम लोग जो हमारे भारत के लोग हैं, भारत के नागरिक हैं, इससे स्वशासन की व्यवस्था दीजिए। अब इसके मद्देनजर रखते हुए उन्होंने क्या किया, बाद में 1892 ईस्वी में एक और अधिनियम लाए। लेकिन इस अधिनियम में बहुत सारी कमियां थी, बहुत सारी चीज़ें कमियां थी, और कमियां होने के कारण बाद में 1819 में एक और अधिनियम लाया गया। उसमें कुछ कमियां होने के कारण 1919 में एक और अधिनियम लाया गया, और अंत में 1935 में एक और व्यापक अधिनियम लाया गया। तो हम लोग तीनों अधिनियम को विस्तार पूर्वक जानने की चेष्टा करेंगे, जिसमें पहला आते हैं 1909 का अधिनियम, दूसरा 1919 का अधिनियम, और तीसरा 1935 का। ठीक, तो इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यहाँ तक आप लोग क्लास कैसा लगा ये पहले बताओ। यदि आप लोग को अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।